चलिए। आवाज आ रहा है? आवाज? गुड इवनिंग साहब। यार एक बार कोई हैंड रेज करो। देखिए आज आ रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग अजीत जी, एक बार कोई हैंड रेज करो भैया। हाँ सुमित, कुछ बोलिए आप। आशुतोष बोलो कुछ। आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष तुम बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अजीत बोलो कुछ। यार यहाँ क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अरे मुझे भी तो सुनाई देना चाहिए आवाज, मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? चलो अभी थोड़ी देर में सर आ जाएंगे, आज अभी आ रहे हैं। अजीत देखो, तुम शायद कुछ बोल रहे लेकिन सुनाई मुझे कुछ नहीं दे रहा है। क्योंकि कल ये बड़ी प्रॉब्लम थी। आपकी आवाज आ रही है नहीं, मेरी आवाज तो आएगी, हैंडरेज में जो आवाज नहीं आती यार। क्योंकि कल बहुत प्रॉब्लम हुआ था उसके लिए। आप लोग कुछ, नितेश जी एक मिनट। हाँ नितेश बोलो कुछ। अब देखो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, हैंडरेज में मेरी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए ना। चलो अभी थोड़ी देर में आज सर आ जाएंगे। अभी उनसे बात हुई थी, हम बोले सर से कि कल आवाज नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ हुआ होगा। अभी वो बोले हैं कि अभी आ जाएंगे, आज थोड़ी देर में शायद आ जाएंगे, 10-5 मिनट में ही आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम फ़ोन किए थे तो आने ही वाले थे, कुछ दूर पर थे। तो क्लास को तब तक स्टार्ट करें। आ जाएंगे तो तुरंत इसको सही करा दिया जाएगा। हाँ ठीक है। Redmi Note 5। देखो हमको क्या पढ़ना है आज, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। मैंने अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रदूषण से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैंने कल भी बताया आज भी बता रहा हूँ।
पोल्यूशन से जो आपके क्वेश्चन आएंगे ये तय है, क्योंकि पिछले बार भी आया था, उसके पहले भी आया था और इस बार भी आएंगे, ठीक है। और जहां से क्वेश्चन आता है हम वही पढ़ा रहे हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रदूषण तो बहुत सारे हैं। अगर आप पोल्यूशन की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट आपका क्या था? वाटर पोल्यूशन था, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन था आपका, उसके बाद एक और आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद एयर पोल्यूशन, ठीक। ये चार इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन लगातार आप में बने हुए हैं। एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, जो आप लोग थियरी में लिखते हो। बाकी इसके अलावा अगर पोल्यूशन की बात करेंगे तो पोल्यूशन बहुत सारे हैं आपका। उसमें चाहे हो गया रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन आपका हो जाएगा, बायो पोल्यूशन आपका हो जाएगा, प्लास्टिक पोल्यूशन आपका हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन आपका हो जाएगा, ई वेस्ट पोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो पोल्यूशन कई प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने भाई। ज्यादा पढ़ के करेंगे भी क्या, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आने नहीं है बिना मतलब का। बस क्लास की संख्या बढ़ेगी, जो क्लास 10 क्लास में खत्म होनी चाहिए वो 15-16 लग जाएंगे। कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, और कंपटीशन का कोई एग्जाम है नहीं आपका, जेई का भी नहीं हो रहा है यहाँ पे कि हम आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देते चले जाएं। इसलिए सिर्फ उतना ही हम पढ़ा रहे हैं जितना आपके रिटर्न में आपको काम दे दे, और इसीलिए उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप लिख लो। देखिए कोई भी प्रदूषण हो, लिखने का सबसे अच्छा तरीका और समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भैया? कोई प्रदूषण है भाई, कोई प्रदूषण है, हमको इस बारे में पढ़ना है तो हम पहले जानेंगे कि ये क्या है। जो पोल्यूशन है उसके पहले जो शब्द लिखा होता है, जैसे जल प्रदूषण है, जल क्या है, मृदा प्रदूषण है, मृदा क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि क्या है, इस प्रकार वायु प्रदूषण, वायु क्या है, वो उसका क्या काम है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्रदूषण वो किस प्रकार से प्रदूषित होता है। जैसे मैंने क्या बताया था कल, जल प्रदूषण जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा भाई जब तक डिमांड उसका सीमित है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सीमित है, और जब डिमांड उसका कम लोग मांग रहे हैं तो वो आपको अनिवार्य रूप से चाहिए सबको। मैंने एग्जांपल भी दिया था वो 1 लीटर दूध वाला, कि भाई 1 लीटर दूध में अगर 2 लोग मांगने वाले हैं आधा आधा लीटर आराम से मिल जाएगा, लेकिन दूध 1 ही लीटर मांगने वाले हो गए 4 आवश्यकता के हिसाब से, और चाहिए सबको आधा लीटर, तो क्वालिटी में गिरावट होगी, क्योंकि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के दिया जाएगा और आधा आधा लीटर सबको दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि दूध की क्वालिटी गिर जाएगी, अर्थात प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, और जो प्रोडक्ट की गिरावट होती है उसकी जो गुणवत्ता में कमी होती है वही प्रदूषण हो जाता है। भाई जल की गुणवत्ता में कमी होना जल प्रदूषण। बस उसी तरीके से इसमें भी है कि भाई मृदा जो है, मिट्टी जो है, जो किसानों का धन कहा जाता है, मिट्टी क्या है भैया, ये किसानों का धन है। इसीलिए तो आंदोलन होता है किसानों का। किसानों का क्या है, धन। किसानों के पास कौन सा पैसा रुपया है, कौन सा वो धनपति है? बड़े बड़े जमींदार क्यों जमींदार हैं? जिनके पास खेत है, उनका जो खेत है, उनकी जो मृदा है, वही उनका धन है, वही उनका रुपया पैसा, वही उनकी सब कुछ है, ठीक है। इसलिए तमाम जगह आंदोलन होते रहते हैं। हमारे ये कहने का मतलब कि यही मृदा है जिसको किसानों का धन कहते हैं। इसमें जब इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, भाई इसकी गुणवत्ता में कमी जब आएगी, गुणवत्ता में कमी कहने का क्या अर्थ है? मृदा, मृदा है, खेत है, इसमें हमने क्या किया, प्राकृतिक माध्यम से, खाद वगैरह के माध्यम से, हरी खाद के माध्यम से हमने 5 कुंटल उगाया, 5 कुंटल इसमें मान ली धान उग रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया कि 5 कुंटल को 10 कुंटल बढ़ाने के लिए इसमें हमने विभिन्न प्रकार की चीज मिलाना शुरू कर दिया। अब इसमें हमने क्या मिलाया, कुछ रासायनिक खाद मिला दिए, डाई यूरिया पोटास, अन्य विभिन्न प्रकार के कुछ स्रोत, जैवनाशी, कीटनाशी, रोगनाशक, कवकनाशी, बहुत सारे रसायन होते हैं, इसमें हमने मिला दिया। अब क्या हुआ, उपज तो हो गया, 3-4 साल तक आपको 10 क्विंटल देगा बेधड़क, बिंदास आप कमाइए। लेकिन उससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो फसल है वो तो नुकसानदायक होगा ही, क्योंकि भैया केमिकल से जो फसल उपजता है हम वही तो खाते हैं, तो हमको उससे प्रभावित, हम उससे प्रभावित होते हैं। तो मृदा भी तो प्रभावित होती है, जो मृदा के छोटे छोटे कण हैं, मृदा जो है, अब इसमें रसायन है, रसायन से मृदा भी प्रदूषित हो गई। अब मृदा में क्या कैसे होता है, ध्यान दो, मृदा में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिन्हें देख, जो ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखने को मिलते, ठीक, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। कुछ जानवर होते हैं जैसे केचुआ, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेत में पाए जाते हैं और ये ऊपर नीचे करते हैं, ये बड़ी संख्या में, प्रजनन क्षमता जो होती है इनकी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, इनकी संख्या खेतों में बढ़ती है। और ये जमीन में, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी का लेयर है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जब ये करते हैं तो ये जो मिट्टी है ना भुरभुरी बनती है।
मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी बनती है। जब मिट्टी भुरभुरा होता है तो उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। लेकिन जो रसायन है, रसायन के प्रयोग से ये जानवर तो मर जाते हैं उसी खेत में, तो क्या उससे मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हुआ? देखो, मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो गई। क्यों कम हो गई? इसका यही कहने का अर्थ है कि जो मृदा की जो क्वालिटी थी, जो उसकी गुणवत्ता थी, उसी में क्या आ गया, गिरावट। और वही गिरावट हमारा क्या हो गया, प्रदूषण। वही गिरावट को ही प्रदूषण बोलते हैं। गुणवत्ता में कमी आना, गुणवत्ता में गिरावट आना, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रदूषण। सबसे सीधा भाषा में, किताबी भाषा से बहुत दूर, किताबी भाषा में नहीं जाना है, समझने की भाषा में। ठीक, सबसे साधारण तरीके से हमने समझा कि भाई प्रदूषण क्या है, गुणवत्ता में गिरावट का आना प्रदूषण है, सीधी सीधी बात। अब देखो, ये तो एक तरीका हो गया, कई प्रकार है, अभी हम आगे बताएंगे। मृदा में क्या हो गया, अब जैसे रसायन था, ये रसायन था, इसमें हमने जल डाला, सिंचाई किया, इसमें जल है, इसमें क्या है, जल है, इसमें जल की मात्रा है, इसमें जल की मात्रा है, ठीक है। हमने रसायन डाला, उसमें सांद्रण हुआ, अब वो क्या हुआ, मिट्टी जो है उसको अवशोषित कर ली। तो जैसे मिट्टी जल को अवशोषित करेगी, तो जल में जो घुले रहेंगे रासायनिक पदार्थ या केमिकल्स जो उसमें घुले रहेंगे, उसको भी तो अवशोषित करेगी। तो वो जमीन के अंदर तक जाता है, जमीन के अंदर तक जाता है। उससे क्या होता है, काफी लंबे समय तक मृदा उससे प्रभावित रहती है। ठीक, अब देखिए क्यों ज्यादा देर तक रहती है, क्योंकि जो जल होता है वो मृदा में उपस्थित होता है, और वही रसायन फसल में जाता है, तो वही फसल हम लोग खाते हैं, वही फसल खाते हैं। तो ऐसे फसल खाने का क्या फायदा? हमें तुरंत नहीं पता चलेगा, जो आज हम लोग धान गेहूं वगैरह खा रहे हैं, ये अभी तो नहीं पता चलेगा, आज के कुछ समय बाद पता चलेगा। आज देखिए कौन नहीं बीमारी से ग्रसित है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही है मार्केट में, अलग अलग वैरायटी के। ठीक, अलग अलग वैरायटी की बीमारियां इसी वजह से आ रही हैं। खान पान, खान पान क्या, हम लोग जैविक खेती को छोड़ करके रासायनिक खेती की तरफ बढ़ गए, क्योंकि स्वामीनाथन का देन हरित क्रांति आई, बहुत अच्छा, खुशी की बात है, लेकिन वो अपने साथ जो लेकर आई वो दुख की बात है। ठीक है ना, अब उस पर लोग ध्यान दे रहे हैं, जैविक खेती पे। इसीलिए भारत में जैविक खेती को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। हरी खाद का यूज करिए, आप अभी आप ये सब आगे बताएंगे। मैं सिर्फ यही समझा रहा था कि कैसा गुणवत्ता में कैसे गिरावट आते हैं, हमारा यही कहने का अर्थ था, यही हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, अब इसी में क्या है, मृदा अपरदन है। भाई मृदा अपरदन है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, इसके आसपास कुछ घास फूस होते हैं, इसके आसपास घास फूस होते हैं, बिल्कुल होंगे, जाहिर सी बात है। ये क्या होता है, ये हमारे मिट्टी को पकड़ कर रखता है, पकड़ कर रखता है। जो मिट्टी है, मिट्टी को क्या करता है, ये जकड़े रहता है, मिट्टी को जकड़े रहता है, मिट्टी को अपरदित नहीं होने देता है। अर्थात जो मृदा है वो अपरदन के माध्यम से दूसरी जगह नहीं जाएगी। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि भैया पेड़ लगाइए, उससे क्या होता है, मृदा अपरदन रुकता है। मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों का हवा या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना अपरदन कहलाता है। मृदा गया, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन इंग्लिश में उसको बोल देते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं। यहां तक आवाज आपको जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। ठीक, इसीलिए कहते हैं वृक्ष लगाइए। वृक्ष लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये मृदा अपरदन रुकता है। मृदा अपरदन मृदा प्रदूषण का एक कारक है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कारक है। अभी आपको हम आगे बताएंगे जब इसके पढ़ाने लगेंगे, क्या स्रोत, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका बस सिंपल है, थियोरी के हिसाब से लिखना क्या है बस वही हमको समझना है। लिखना कैसे है, देखिए कोई भी चीज हम जब पढ़ेंगे 3 पार्ट में बांट देंगे। सबसे साधारण, वो आया कैसे, जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु आई कैसे, इसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, खत्म। यही तो है भाई, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, स्रोत, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए स्रोत, वो आ कहां से रहे हैं, वो हो कैसे रहे हैं। ठीक, स्रोत। दूसरा क्या, प्रभाव, बुरा प्रभाव डालता है तो उसको बोलते हैं दुष्प्रभाव, बैड इंपैक्ट। प्रभाव, प्रभाव का मतलब हो गया प्रॉब्लम। भाई कोई चीज हमको प्रभावित कर रही है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हमका क्या चाहिए, समाधान। उसी को पर्यावरण में क्या बोलते हैं, नियंत्रण, कंट्रोल। अब मृदा प्रदूषण हो रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। यही 3 चीज है। अब 3 चीज को आपको लिखना होता है, और यही 3 चीज सभी लिखते हैं। कोई कहानी के रूप में लिख डालेगा, कोई एक सिस्टम से लिखेगा,
कोई लाइन टू लाइन लिखेगा, कोई उसमें कुछ फैक्ट डाल करके ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर देगा, मतलब एक सजा देता है भाई, जैसे एक रूम का, जैसे आप यहाँ रूम में कभी जब आप आएंगे देखें किस प्रकार से इसको डेकोरेट किया गया है। अब डेकोरेट करने की ये मतलब नहीं माला फूल लगा दिया गया है, माला फूल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे ये कहने का मतलब है बस एक सिस्टम होना चाहिए लिखने का, जांचने वाला जब देखेगा अरे वाह, ऑटोमेटिक आपको भाई 10 में से 8 नंबर दे के जाएगा, 10 में से 8 दे के जाएगा। लिखने का तरीका पता होना चाहिए बस, फालतू चीज लिखने से अच्छा है थोड़ा लिखिए, सिस्टम से लिखिए, हमारा यही कहने का उद्देश्य है। और यही आपके एकेडमी में नंबर बढ़ाता है, वो चाहे ये सब्जेक्ट, सॉरी, ये चाहे आपका ये सब्जेक्ट हो या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक। हम लोगों ने भी ऐसे पढ़ के आगे बढ़ा है, ग्रेजुएशन वगैरह हम लोगों ने किया है ऐसे ही, ठीक। हमारा कहने का यही मतलब था। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे दोस्त, मृदा प्रदूषण का स्रोत, अर्थात सोर्सेज, स्रोत, मृदा प्रदूषण के स्रोत। राजेश जी नमस्ते भाई। सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्रोत। स्रोत को ही बोलते हैं सोर्सेज, ठीक। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया थोड़ा सा। अब देखिए इसके स्रोत के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसके स्रोत बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ प्राकृतिक कुछ मानव जनित। भाई कोई भी स्रोत होगा तो जाहिर सी बात है, हम प्रकृति के बीच में हैं तो प्राकृतिक स्रोत भी होगा, और क्या हो जाएगा हमारा, हम मानव हैं, हमारे द्वारा कुछ क्रिया होंगी, उससे भी कुछ स्रोत होंगे इसके। तो कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कल ही उस पर थोड़ी सी चर्चा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, वो भी मृदा प्रदूषण के कारक है, ठीक। एक हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए तापमान में वृद्धि, सॉरी वृद्धि नहीं, उतार चढ़ाव, तापमान में स्थिरता ना होने के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है, ठीक। अब जैसे आप देखिए धान का खेती है, धान में क्या होता है, नमी की ज्यादा आवश्यकता होती है, आर्द्रता की आवश्यकता, नमी की ज्यादा आवश्यकता होती है। गेहूं का खेत है, उसको तापमान कम चाहिए। जायद का फसल है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज वगैरह है, उसको क्या चाहिए, तापमान अत्यधिक चाहिए। मई जून में होते हैं ऐसे पौधे, जायद के फसल जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो तापमान का क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि मिट्टी उस हिसाब से हो जाती है ना भाई, तापमान के हिसाब से मिट्टी होगी और मिट्टी के हिसाब से फसल होंगे, मिट्टी के हिसाब से तो फसल होंगे, ठीक। हालांकि आजकल आर्टिफिशियल कई तरीके आ गए हैं जहां बिना मिट्टी के भी खेती होती है, ठीक है, उसको भी हम चर्चा करेंगे आगे। हमारे ये कहने का अर्थ है वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब वन का उन्मूलन, वन को काटना, हमने इस पर चर्चा कर ही दिया। अम्लीय वर्षा हो गया, इस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको। ज्वालामुखी वगैरह जब विस्फोट होता है, उसमें से जो राख उड़ के जाती है वो वायु में मिलती है, वायु के माध्यम से यहाँ से जलवाष्प होकर जाता है, बादल बनता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है, क्या है, प्रदूषण है। मृदा को प्रभावित करने वाला एक एक चीज मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, इतना ही समझो। मृदा को प्रभावित करने वाला एक एक चीज मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है कि नहीं। हम इसको एक सिस्टम से पढ़ेंगे, 3-4 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे स्रोत है, इसमें हम स्रोत क्या डालेंगे, मान लीजिए पहला हम लोग बताए वायुजात स्रोत। वायुजात कहने का अर्थ है भाई, आप लोग समझ जाइएगा, वायु संबंधी, नहीं तो आप लोग कल की तरह कहिए वायुजात क्या। वायुजात स्रोत, ठीक है। ये जो अम्लीय वर्षा हमारा है इसी के अंतर्गत आएगा। वायुजात स्रोत, वायुजात स्रोत जो हमारा है वो आपका इसी के अंतर्गत अम्लीय वर्षा आएगा। कैसे, हम बता रहे हैं आपको। वायुजात कहने का अर्थ है वायु, वायुमंडल, ऊपर जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं हमारे ऊपर या हमारे जो चारों तरफ से घेरी है, गैसों की एक चादर जो हमारे चारों तरफ हमको घेरी है, उन्हीं को वायुमंडल कहते हैं। वायुजात मतलब वायु से संबंधित, वायु से संबंधित। अब जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, साधारण भाषा में कोई उद्योग है, उद्योग में चिमनी होती है, आपको पता ही होगा, चिमनी होती है, चिमनी होती है। तो जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, विभिन्न प्रकार की गैस होती हैं। मुख्य गैस कोई भी आप मान लीजिए, बहुत सारे गैस होते हैं उसमें, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन वगैरह हो गया, बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ से क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का रिसाव होता है। उद्योग हो गया, मोटर वाहन हो गया, उसके जो सलेंसर से जो धुआं वगैरह निकलता है सभी वायु में जाते हैं, वायु में जाते हैं।
अपशिष्ट पदार्थ हो गए उद्योगों, देखो ये सब चीजें मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने एग्जाम देने नहीं बैठा हूं, मैं आपसे आपको समझा सकता हूं, लिखना आपका काम है। अपशिष्ट पदार्थ हो गए उद्योगों के। अब देखो वायु, हम कहना क्या चाह रहे जी, मान लीजिए वायुमंडल है, वायुमंडल है ये, ठीक। यहां से धुआं गया, मोटर वाहन से गया, कुछ उद्योग के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे जल में जाके मिल जाते हैं, किसमें, जल में जाके मिल जाते हैं। भाई जल में जाके क्या होते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं या बहुत सारे जो प्रदूषण से युक्त होते हैं जल, उनको पूरी तरीके से साफ ना करते हुए भी नदी में डाल दिया जाता है, नदी में डाल देते हैं, वहां से समुद्र में अलग अलग जगहों पे इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो है वो जलवाष्प के माध्यम से, वो क्या है, जलवाष्प के माध्यम से वो भी ऊपर गया, वो भी वायु में गया, वो भी ऊपर गया, ठीक। ये सब चीजें वायु में जाती हैं, वायु में जब जाती हैं, वायुमंडल में जब फैलती हैं, तो यहाँ पे क्या इकट्ठित इकट्ठा होता है, जलवाष्प, जलवाष्प, ठीक, जलवाष्प। अब ये क्या है, जलवाष्प जो हमारे इकट्ठा होता है, इसी से बनते हैं बादल। भाई जलवाष्प से ही क्या बनेंगे हमारे बादल, और बादल तभी तक हवा में तैर सकता है जब तक कि वो हवा में तैर सकता है। संघनित होकर जब भारी हो जाता है, जब वो हवा में तैर नहीं सकता है, तो वो बारिश की बूंदों की तरह या बारिश के बूंदों के रूप में धरातल पर आ जाता है। क्या होता है भैया, धरातल पर आ जाता है। अब धरातल में पड़ेगा किसके ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर, मृदा के ऊपर, भवनों के ऊपर, इमारतों के ऊपर, इन्हीं सब के ऊपर तो पड़ता है, या जल के ऊपर, इसके अलावा क्या, बस इन्हीं सब के ऊपर पड़ता है। ये सब प्रभावित होते हैं, ये सब प्रभावित होते हैं। चूंकि हम पढ़ रहे हैं मृदा प्रदूषण, तो हम यहां पे फोकस करेंगे मृदा पे। तो जो मृदा है, मृदा के रूप में आते हैं, तो यहां से सब हमारे ये कहने का अर्थ है, ये सब क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एसिड रेन। इसमें आगे आपको जो मैं पढ़ाऊंगा जीएचजी, जीएचजी एक टॉपिक है, ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें जो हम बताऊंगा तो इसमें आपको ये अच्छे से मिलेगा, इसमें आपको ये चीज अच्छे से मिलेगा, ठीक, पढ़ाने के लिए। लेकिन हम कहने का हमारा ये मतलब है कि अम्लीय वर्षा की वजह से जो मृदा प्रदूषित होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मृदा की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक। भाई उपजाऊ क्षमता क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि मृदा में, मृदा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें गिरावट आ जाती है। समझ में आया। तो ये आपका वायुजात स्रोत है, वायुजात स्रोत है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जो अम्लीय वर्षा का कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या विभिन्न प्रकार के ऐसे गैस जो वायु में उपस्थित होते हैं, जल बारिश के रूप में नीचे आते हैं और मृदा को प्रभावित करते हैं, उनके तहत जो प्रदूषण फैलता है, या जो मृदा में, जो मृदा की जो गुणवत्ता में गिरावट आती है, वो हमारे वायुजात स्रोत के अंतर्गत आएंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया भैया। ये हमारा क्या था, वायुजात स्रोत। इसी के आगे हम बढ़ जाएंगे अब दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, देखो दूसरा क्या है, रसाय रासायनिक उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है खाद, और कुछ नहीं। उर्वरक का मतलब क्या होता है, खाद। ये उपयोग किस काम में आता है, ये चीज आप लिख लेना, जो भी आपको आवश्यकता समझ में आए, क्योंकि ये मिलने वाला है नहीं पीडीएफ, ठीक है। देखो क्या बता रहे थे यार, रासायनिक उर्वरक, ठीक। उर्वरक का मतलब क्या है, खाद। हमारा ये कहने का अर्थ है, हमने अभी इस पे चर्चा भी किया था, कि हम जब खेत में फसल की जो मात्रा है, क्वांटिटी, क्या, फसल की क्वांटिटी, मात्रा, फसल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए फसल की क्वालिटी में गिरावट हो जाती है। ध्यान देना, किसी भी चीज का अगर अनावश्यक रूप से हम जब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ना चाहते हुए भी उसकी क्वालिटी में गिरावट आना तय है, 100%, ठीक। तो अब फसल की तो क्वालिटी गिरी ही गिरी, लेकिन मृदा की क्वालिटी गिर गई। और जब मृदा की में गिरावट होता है, जो इसकी गुणवत्ता है, जब उसमें गिरावट होती है, तो ये अभी नहीं काम करेगा, अभी के अभी,
और आने वाले समय में भी क्या करेगा, ये जो फसल की जो क्वांटिटी बढ़ी है उसको भी घटा देगा। 5 6 साल 7 साल आप मजे करिए, 10 कुंटल 12 कुंटल 15 कुंटल, उसके बाद क्या 4 कुंटल 5 कुंटल 6 कुंटल। और विभिन्न प्रकार के रोग होंगे अलग से फसल में। आप देखते हैं फसल में कई प्रकार के रोग है, गेहूं में कई प्रकार के रोग होते हैं, आलू में, प्याज में, लहसुन में, धान में, ककड़ी, तरबूज, हर चीज में रोग, पालक में रोग हो जाता है, कोहड़ा, लौकी, हर चीज में कोई ना कोई रोग हो जाता है। क्यों भाई, रासायनिक जब हम यूज करेंगे पौधे उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब रसायन से कितना क्या होगा समझ ही रहे आप। ठीक है, तो जो है उसका जो फ्यूचर है यही है कि मृदा की गुणवत्ता में कमी, फसल की क्वांटिटी में भी कमी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर रासायनिक उर्वरक जो हम लोग क्या करते हैं फसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, डाई, यूरिया, पोटास या अन्य जो है, ठीक, एंडोजाइम वगैरह जो भी होता है, आती है ना एंडोजाइम की डब्बा आता है, डब्बा इतना बड़ा, वो सब क्या है, इसे यही तो रसायन ही तो है। ठीक, वो भी आपका मृदा प्रदूषण का एक कारक है। देखो तीसरा इसमें क्या है, ध्यान देना, तीसरा वो हम चाहते तो इसी के अंतर्गत बता देते इस, क्योंकि इससे अजीत जी क्या बोल रहे हैं, सर इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? पीडीएफ मिल भी सकता है, पता नहीं, क्योंकि कल वाला तो सेव नहीं हुआ था। कल जो हम बताए थे वो नहीं सेव हुआ था। सर के पास कॉल किए थे, सर बहुत बिजी थे, वो हुआ भी नहीं। ठीक है, हालांकि हमने प्रिंट कर दिया था, वो कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, अब अगर हो पाएगा तो मिल जाएगा। देखो यार, ये आप लोग सर बोल रहे हैं, सर हमसे बता रहे थे कि भाई पीडीएफ देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको एग्जाम टाइम जब होगा तो जो रिमेमिंग टाइप का होता है, शेष जिसको बोलते हैं, पढ़ाए हुए का जो शेष है, कंक्लूजन, निष्कर्ष वगैरह टाइप का, वो आपको अपने हैंड राइटिंग में दे देंगे, अपने या किसी और के जो भी और लोग हैं उनके हैंड राइटिंग में आपको दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ का जो पीडीएफ सेव हो गया वो आपको मिल जाएगा। ठीक, बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, देखो तीसरा आपका क्या है, जैवनाशी रसायन। जैवनाशी रसायन, जैवनाशी रसायन, ये आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जैवनाशी रसायन, इसीलिए मैं बोलता हूं जो इंपॉर्टेंट लगा करो वो लिख लिया करो, आपको काम देगा, अभी नहीं जब एग्जाम होगा तब। जैवनाशी रसायन, देखो जैवनाशी रसायन क्या है, अभी रासायनिक उर्वरक ये भी खेत से ही संबंधित है, हमारा खेत से ही संबंधित है। अब जैवनाशी रसायन क्या है, ये भी खेत से ही संबंधित है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे हमारे फल हैं, ओ सॉरी फसल हैं, छोटे छोटे क्या हमारे फसल हैं, बहुत सारे फसल हैं। ठीक, इसमें क्या है, जल है। अब होता क्या है, आप देखे होंगे धान के खेतों में, देखिए आप जब नमी होती है उसमें तो एक काई लग जाती है, काई जिसको बोलते हैं क्या, शैवाल, काई लग जाती है, हरा हरा हल्का हरा या काला टाइप का कुछ। धान के खेत अगर आप लोग गए होंगे कभी, जो गांव से संबंधित होंगे, तो देखिए वहां पे एक काई टाइप का लग जाता है। ठीक, कभी कभी आप देखिए घास की जो संख्या वो बढ़ जाती है, घास की मात्रा बढ़ जाती है, काफी संख्या में खेत में घास हो जाते हैं। तो घास की वजह से क्या होती है, फसलों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है या तो कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, मार्केट से दवा लाते हैं, बीज भंडार पे जाएंगे, कहेंगे भैया हमारे खेत में जो घास की संख्या बहुत हो गई है, घास कैसे खत्म करें, बड़े परेशान हैं हम। तो वो दे देंगे, ये ले जाओ रसायन, जिसको क्या बोल देते हैं भाई, कवकनाशी। इसको आप कुछ भी बोलिए, कवकनाशी बोलिए, शाकनाशी बोलिए, जैवनाशी बोलिए, कुछ भी आप बोल दीजिए। ठीक है, जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े आपको दे दिए जाते हैं पकड़ा करके, ठीक है, वो क्या करते हैं, यही इन्हीं सबको खत्म करने के लिए तो होता है कवकनाशी, शाकनाशी। कहने का मतलब है, अच्छा इसमें कुछ जो काई वगैरह लगे होते हैं वो उन्हीं के लिए होता है। आपका गेहूं आपने बो दिया, थोड़े दिन बाद पीला हो गया गेहूं, पीला खेत देख कर सबका खेत हरा, हमारा खेत पीला, ये कैसे भैया, फसल हमारा पीला, ये कैसे, लाओ 2 बोरिया कुछ, ठीक है, लाओ 2 बोरिया यूरिया डालते हैं, अभी सब काम खत्म। जैसे रोग को खत्म कर, इसी को क्या बोल देंगे हम, रोगनाशी। रोगनाशी, इन सब के द्वारा क्या होता है, वही चीजें, देखिए मैंने बताया ना, वही चीजें लगभग लगभग सेम वही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद्य, मतलब भोजन, खाद्य मतलब क्या, भोजन, फसल का भोजन, फसलों की वृद्धि विकास करने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। लेकिन जो जैवनाशी रसायन होता है इनका उपयोग करते हैं जो फसल के वृद्धि में अवरोधक होते हैं। अवरोधक क्या है, जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, जैसे घास हो गया, उसके विभिन्न प्रकार के लगने वाले रोग हो गए, काई वगैरह जम जाती हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, जैवनाशी रसायन इसको बोलते हैं हम। ठीक,
इसमें 3 ही आपका हो गया, जैवनाशी रसायन हो गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बस यही वही चीज है बताने का मतलब कि मृदा की गुणवत्ता गिरी, मृदा की गुणवत्ता गिर गया, कहने का यही मतलब है। ठीक, जैवनाशी रसायन। देखो मैं पीडीएफ इधर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं बार बार लिख के बार बार मिटा दे रहा हूँ। अब बताइए क्या कोई मतलब नहीं है ना पीडीएफ देने का? या तो आपको ये चीज ऐसे पीडीएफ, हाँ ये चीज आपको ऐसे पीडीएफ में दे सकते हैं कि चलो भैया ये ले लेना आप। चौथा क्या हो गया आपका, मान लीजिए, मान लीजिए क्या यही है, औद्योगिक नगरीय स्रोत या नगरीय स्रोत, या एवं या तथा कुछ भी लगा लीजिए आप, क्या है मृदा प्रदूषण, औद्योगिक नगरीय स्रोत, नगरीय स्रोत या रसायन या पदार्थ कुछ भी आप बोल दीजिए। ठीक है, या क्षेत्र कुछ भी बोल, हाँ औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्र ही ज्यादा सही रहेगा, क्षेत्र। अब देखो, औद्योगिक कहने का अर्थ आप समझ गए, उद्योग, उद्योग के बारे में काफी चर्चा हुई है। उसके क्या, एक तो जल के रूप में, जल में जो घुलनशील होता है, धुआं के रूप में ऊपर जाता है, और उद्योग में कई सारे खटपटाने वाले मशीन लगे होते हैं, यंत्र, ध्वनि से जैसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब अगर एक उद्योग कहीं लगा है तो उससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। ठीक, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ रहा है। नगरीय क्षेत्र में कहने का हमारा यही अर्थ है कि भैया जैसे मान लो हम लोग, प्रयागराज एक नगर है, महानगर है। ठीक, इसमें क्या है, नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो सीवेज होता है, सीवेज, सीवेज, इसमें कहने के बाद इसको बताने का यही उद्देश्य है, सीवेज। अब आप लोग सीवेज के बारे में जानते हैं, हमें ये पता है। सीवेज, इसमें 3 प्रकार की पाइप होती है, इसमें 3 प्रकार की पाइप होती है। अब क्या होती है आप टेक्निकल सर से पूछिएगा, ब्रिजेश सर से। ठीक, इसमें 3 प्रकार की पाइप होती है। ठीक, इसमें क्या अलग अलग पानी अलग अलग होता है, इसमें आपको पढ़ने को मिल, दूषित पानी अलग होता है और गंदा पानी अलग होता है। जैसे हम नहाते हैं वो पानी अलग जाता है। ठीक, जो हम लोग मल वगैरह का जो यूज होता है वो पानी अलग जाता है। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नदी में गया भाई, जो गटर, कहने का मतलब नाला यार, नाला समझो, गटर नाला, सीधा सीधा कहने का अर्थ है नाला या गटर। ठीक, आप देखते हो ना काला काला पानी से बहता रहता है, इसीलिए कहीं कहीं जहां ज्यादा गंदा दिखता है वहां सरकार उसको ढक देती है, किसी को दिखे ही ना कितना गंदा है। ठीक, ठीक है, आप देखिए कोई जब शहर में जाता है तो बड़ी सुंदरता उसको, अरे वाह क्या सुंदर शहर है, लेकिन इस चीज का ध्यान कोई नहीं दे पाता है, गटर का जो पानी वो कहाँ, उसका सिस्टम कहाँ है। भाई इतना शहर है, इतना घर है, इतना गंदगी आ रही, जा कहाँ रहा है सब, ये कोई नहीं सोचता जा कहाँ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, नाले के माध्यम से गया कहाँ, अब हर नगर के किनारे एक नदी है, जाहिर सी बात है नदी में जाएगा, कोई अपने घर में तो उसको रोकेगा नहीं, हालांकि ऐसा सिस्टम भी है, आने वाला समय आप देखेंगे ये भी होगा, लेकिन उसके भी अलग कारक हैं, उसके भी एक अलग प्रदूषण है। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, मान लीजिए ये नदी है, अब क्या हुआ, यहाँ के पानी आके यहाँ इकट्ठा हो गया, यहीं पे एक छोटा सा क्या बना देते हैं, बांध, यहाँ छोटा सा बांध बना देंगे, यहाँ कुछ लगा देंगे आपका क्या, प्लांट, कोई यंत्र, ये क्या करता है, नाली के गंदे या प्रदूषित जल को लाता है, और आप देखेंगे यहाँ से ऐसे 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 इस माध्यम से जल में गिरा देगा। आप देखेंगे जब जल में जाता है ना तो जो नाले का पानी काला काला दिखता है वो सफेद होकर गिरता है, अर्थात इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरा एकदम शुद्ध करके उसको पेयजल के रूप में बना करके नदी में गिरा दिए। भैया अगर वो पेयजल के रूप में गिरता नदी में, तब तो वो पेयजल के रूप में जो 20 लीटर का डब्बा आता है उसे में भर के बेच देते उसको। इसका ये कहने करते वो पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं होता है, उसको काफी हद तक साफ करके नदी में मिला दिया जाता है कि नदी का जल प्रदूषित ना हो। और कहीं कहीं पे जो मकान वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे धार्मिक स्थल है, ठीक, दिख पढ़ा रहे हैं तो यहाँ सब कुछ कहना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए धार्मिक स्थल है, भाई धार्मिक स्थल है, कोई भी धार्मिक स्थल है जहाँ नदी के किनारे स्थल हो, आप देखिए वहाँ जो बड़े बड़े मकान होते हैं, डायरेक्ट उनका पानी ऐसा नदी में जाता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट उनका पानी नदी में जाता है। वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है, वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, कहीं कहीं पे है कहीं कहीं नहीं है। उनके घर से पानी निकला गया नदी में, नदी प्रदूषित हो रही है। अब उसके लिए गवर्नमेंट अपना समझे, नमामि गंगे जैसी योजना चलाए। ठीक है, तो हमारा कहने की मतलब है जो सीवेज से जो पानी होता है उससे जो प्रदूषण होता है, अब देखो नदी में आया, अब नदी से हम लोगों ने क्या किया भाई, गांव में क्या है, खेतों का भाई सिंचाई तो करते हैं ना। अब सिंचाई के लिए सब तो ट्यूबवेल लगाए नहीं है, आपके गांव में नहर होगा, किसी किसी के गांव में नहीं होता है नहर, मशीन से अब सिंचाई का साधन क्या है, नलकूप है, कुआं है,
नहर है, यही सब है। लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या नहर के माध्यम से भी होता है, नलकूप से भी होता है, नदी का पानी आया ट्यूबवेल के माध्यम से भी होता है, कुआं के माध्यम से भी होता है। लेकिन ये आपका क्या हो गया, एक मान लीजिए नहर के में जो पानी आया, नदी से आया नहर में, तो ये पानी क्या, यही सा तो पानी है यार। कहीं कहीं पे जहां प्लांट नहीं लगा वहां जो नजदीकी फसल है, वहां पे जब यही पानी क्या जाएगा, सिंचाई के रूप में जाएगा, तो मृदा को प्रभावित नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो मृदा को क्या करता है, प्रभावित करता है। उससे अब मृदा को जब प्रभावित करने का यही अर्थ है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। अब मृदा की गुणवत्ता में कमी आई, मृदा प्रदूषित हो गया। गुणवत्ता में कमी आना प्रदूषण हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो ये हमारा कहने का अर्थ है औद्योगिक और नगरीय क्षेत्र का। ठीक, यह हमारा समाप्त होता है क्या, स्रोत, स्रोत समाप्त। ठीक, स्रोत के बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्रभाव। प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव, बैड इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट। ठीक, हमने कहा किसी चीज को आपको पढ़ना है, किसी चीज को आपको लिखना है, स्रोत पढ़ेंगे, सोर्स, उसका क्या कहां से आ रहा है, उससे हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम, प्रभाव वही प्रॉब्लम हुआ, समस्या पता चल गया, अब उसका समाधान, तो लास्ट में नियंत्रण, वही चीज है स्रोत, प्रभाव, नियंत्रण। ये लिख दिए, कैसे लिख रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक, हमारा काम है समझाना, और जहां पे रटाने का काम आ जाएगा वहीं क्लास समाप्त हो जाएगी, ये भी ध्यान देना। क्लास आपकी इन्वायरमेंट की इसलिए चल रहा है कि हम रटा नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। जिस दिन जहां पे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा समझाने वाला और रटने वाला चीज आएगा आ जाएगा, वहीं पे हमारी क्लास क्या हो जाएगी, हमारा आपका संबंध समाप्त। संबंध मतलब जो यहाँ हम खड़े होकर पढ़ा रहे हो, जो आप वहां बैठ के पढ़ रहे, वो संबंध हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रटने का चीज आएगा, और हमारा काम रटाना नहीं है भैया। आप लोग देखो, आप लोग रट लो। ठीक, हमारा काम है समझाना, जितना हम समझा पाएंगे आपको समझा देंगे, उतना तो समझा ही देंगे, एक नंबर आप लोग का अच्छा आएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक, देखो दुष्प्रभाव हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब, दुष्प्रभाव, कहने का अर्थ है प्रभाव। देखो जब कोई चीज, जब से मृदा प्रभावित है, हम लोग मृदा पे ही जी रहे हैं, जैसे जल ही जीवन है वैसे मृदा भी तो एक प्रकार से जीवन है भाई, वो हमारा अन्नदाता है, इसी तो भूमि को पूजते हैं। माता कहते हैं ना, सुबह उठते ही धरती माँ का पैर क्यों छूते, इसीलिए छूते हैं कि हमारी माँ है। सुना सुने सर, ये धरती मेरी माँ है। ये तो कॉमेडियन वाले आके उसको मजाकिया बना दिए, ये सत्य है भाई, धरती हमारी माँ है। सुबह उठो तो एक बार स्पर्श करो, हाथ, ठीक है, माथे चढ़ाओ मिट्टी को। देखिए प्रभाव क्या है, जब मृदा हमारा जब प्रदूषित होगा, तो ये प्रभाव किसके ऊपर डालेगा भाई, प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर अच्छा देखिए, हमारे ऊपर क्या, जीव जंतुओं के ऊपर पड़ेगा। इससे प्रभावित कौन होगा, जीव जंतु प्रभावित होंगे। सबसे पहले कौन प्रभावित होगा, पौधे। पौधे कहने का अर्थ है, पौधे कहने का अर्थ है, पौधे में बड़े से बड़े वृक्ष भी आ गए और छोटे से छोटे भी आ गए। पौधों में जैसे मुझे फल है, आम है, अमरूद है, केला है, सेब है, अनार है, कुछ भी आपका फल हो गया, ये भी तो वृक्ष है भाई, ये भी तो वृक्ष है, किसी न किसी चीज का वृक्ष है। ठीक है, पौधे आपका आ गए, और पौधे में आपका साग सब्जी आ जाएगा, पालक, नेनुआ, लौकी, टमाटर, धनिया, मिर्चा, कुछ भी सब्जी जो भी होंगे आपके, ये भी क्या हो जाएगा, पौधे में ही आएगा। अब देखो ये हो क्या रहा है, प्रदूषित मृदा के माध्यम से हमने क्या उगाया, पौधा। आपको पता होगा आजकल फल वगैरह भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं, एथिलीन का प्रयोग करके उसको पका दिया जाता है। ठीक, मृदा क्या है, रसायन के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा हो गई है प्रदूषित। अब उस प्रदूषित मृदा से हमने क्या उगाया, पौधा। पौधा हमने बता दिया कई प्रकार। ठीक, इस पौधे को खाया कौन, जीव जंतु। जीव जंतु खाए, जीव जंतु, जीव जंतु मान लीजिए कैसे भाई, छोटे छोटे हैं, खेत में चरने गए, गाय खाए, भैंस खाया, बकरी खाया, बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं यही सब खाते हैं। ठीक, यही सब खाते हैं। और मनुष्य, अब देखो क्योंकि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, क्या है, सर्वाहारी है, ये पौधे भी खाता है और ये जीव जंतु भी खाता है। यहां से प्रदूषित होके पौधा, ये भी प्रदूषित, ये भी खाने योग्य नहीं है, हालांकि खाएंगे ही लोग। और जीव जंतु, ये इसको खा रहा है तो ये भी प्रदूषित। हम खा रहे हैं क्या, पौधे को भी खाएं, जीव जंतु को भी खाएं, दोनों को खा रहे हैं, दोनों से हमें नुकसान। ठीक, समझ में आ रहा है ना, जैसे आपका क्या है, अंडे, एग, हमको भी नहीं पता था, अभी हाल ही में पता चला,
ठीक है, ऐसे चर्चा हो रहा है तभी हमको पता चला कि अंडे भी दो प्रकार के होते हैं। एक उसको बोलते हैं देसी, जो मुर्गी पालते हैं वो लोग, एक होता है पता नहीं क्या, देखो अभी दिमाग सुधर गया, फार्म और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं जो फार्म वगैरह होता है, मतलब जो हमारे कहने में एक ऐसे अंडा बना देते हैं पता नहीं कैसे, एक अंडा ऐसे बन जाएगा। एक होता है देसी, वो फायदा, लोग बोलते हैं कि वो फायदा करता है। जो मार्केट में आजकल अंडे मिल रहे हैं वो फायदा नहीं करता, वो लोग शौकिया खा रहे हैं, वो लोग शौकिया खा रहे हैं, उससे कोई फायदा वायदा है नहीं। जो जानी इब्राहिम खा के बना, हालांकि अब तो जानी इब्राहिम भी छोड़ ही दिया है, उसने एक इंटरव्यू दिया तो उसने बोला भैया इसके तरफ बढ़ो। और अब तो ऐसे पौधे, ऐसे सब्जी उग रहे हैं, एनोपोर्निक बोलते हैं उसको, बिना मृदा की सहायता से। क्यों? क्योंकि मृदा प्रदूषित है, मृदा प्रदूषित है। अब सब्जी ऐसे आप देखेंगे आने वाले समय में ऐसे ही खेती होगी बिना मृदा के, एनोपोर्निक बोलते हैं उसको, ठीक है। हमारा कहने का यही अर्थ था। अब प्रभाव कुल मिला के किस पे पड़ा? मनुष्य पर पड़ा और जीव जंतुओं पर पड़ा, वनस्पतियों पर पड़ा। पौधे मतलब वनस्पतियां, हमारे कहने का सिर्फ यही अर्थ था, जो दुष्प्रभाव पड़ा, ठीक। अब इसको भी हम दो तीन पार्ट में बांट लेंगे, आसान हो जाएगा, समझ तो लिए ही है भाई, समझ लिए, हमारा काम है समझना। अब हमारा काम क्या है? इसको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, ठीक। ये बेसिक चीज था कि प्रभाव कैसे पड़ता है, किस पर पड़ता है, कौन इससे प्रभावित होता है। तो मनुष्य प्रभावित होते हैं, पौधे प्रभावित होते हैं, जीव जंतु प्रभावित होते हैं। इससे बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी प्रभावित होते हैं। मृदा में रसायन गया, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मृदा को क्या बोलते हैं? किसानों का धन, चर्चा इस पे हो चुकी है। मृदा अपरदन हमने आपको बताया अभी। मृदा अपरदन क्या होता है? सॉइल इरोजन, मृदा का छोटे छोटे कण में टूटना और हवा या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और वही मृदा जब एक जगह जाकर के इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, ऐसे इकट्ठा होने लगे, निक्षेपण होने लगे, उसको कहते हैं क्या? मृदा का निक्षेपण होना, मृदा निक्षेपित, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? मृदा का निक्षेपण होना। जल या हवा, सॉरी, जल या हवा के माध्यम से होता है। अब देखो, हम आपको बता क्या रहे, इसमें लिखना कैसे आपको। मृदा अपरदन तो हमने पढ़ लिया। अवनलिका अपरदन, अपरदन, अवनलिका अपरदन द्वारा, अब अवनलिका अपरदन द्वारा मृदा का बीहड़ क्षेत्र में बदलना। प्रभाव है, हम लोग भाई प्रभाव पढ़ रहे हैं ना। प्रभाव ये हमारी हेडिंग होती है, ये हमारी क्या होती है? हेडिंग। एक हेडिंग डालते हैं, उसके बाद लिखते हैं। आधा काम आपका हेडिंग करता है, आधा आपका जो आप बीच में लिखते हैं वो बस 2-4% होता है, मेन होता है क्या? हेडिंग। अवनालिका अपरदन मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ, इसको दो पार्ट में करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसको दोनों जोड़ करके पूरा समझा दे रहा, ठीक। अवनलिका अपरदन द्वारा भूमि का, भूमि का बीहड़, बीहड़ क्षेत्र में बदलना, या बीहड़ क्षेत्र में होना, बीहड़ क्षेत्र में बदलना। चलो भाई बदलना डाल लो। क्या भैया? अवनलिक, देखो अवनलिका अपरदन क्या है, सीधा सीधा समझिए। हमने अभी पढ़ा क्या? सॉइल इरोजन। अवनलिका अपरदन को इंग्लिश में बोलते हैं गली इरोजन, GULLY इरोजन। अवनलिका अपरदन को बोलते हैं गली इरोजन। देखिए, जैसे मृदा का जल के माध्यम से ये बह के गया या हवा के माध्यम से गया, एक स्थान पे गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक। तो ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, मृदा का जो अपरदन हो रहा है, मृदा अपरदन भूमि प्रदूषण में महत्वपूर्ण एक कारक है, ठीक। क्योंकि जो उपजाऊ, अच्छा मृदा में भाई, जैसे ये मृदा है, मान लीजिए ये मृदा है, इसका जब अपरदन होगा, जैसे मान लीजिए ये मृदा है, इसका जब अपरदन होगा तो मेरे दोस्त जरा आप समझो, अब नीचे से तो निकल के बह नहीं जाएगा, रास्ता ये है। अब यहां की मृदा तो आगे बह नहीं जाएगी, मृदा तो ऊपर का ही बहेगा ना, मृदा तो ऊपर का ही बहेगा ना, यूं गया यो। ऐसा तो नहीं कि ऊपर का मृदा सेम है, नीचे का जो मिट्टी है ये नीचे से निकल के बह गया, ऊपर के दब गया, ऐसा नहीं होता, ऊपर का ही मृदा बहती है, ठीक। तो क्या मृदा अपरदन में क्या होता है? ऊपर का बहा, हल्का खाल हुआ, और ज्यादा बहा, और ज्यादा खाल हुआ। जैसे उसके पहले कुछ जमीन है, कुछ उसके पहले कुछ जमीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मृदा अपरदन नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हो गया ज्यादा मात्रा में, यहाँ पे नहीं हो रहा है। और पूरा क्षेत्र क्या है? एक ही क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र क्या है? एक ही क्षेत्र है।
अब ये क्या हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, खाल ऊंच हो गया, यहाँ उबड़ यहाँ खाबड़ यहाँ उबड़, यानी ऊंच खाल ऊंच खाल ऊंच खाल। अब देखिए बहुत सारे मालवा के पठार पे आप जाइए, उधर जो इलाके हैं, राजस्थान के कुछ इलाके हो गए। महत्वपूर्ण आपका जो इसमें एग्जाम्पल जब आता है तो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल आपका होता है वो क्या होता है, हमारा चंबल का एरिया। जो चंबल का एरिया है वो इससे प्रभावित है। चंबल का क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। पहले जहां डाकू वगैरह होते थे, मनोज कुमार शर्मा जहां से आईपीएस हुए, फिलहाल छोड़ो वो बात। ठीक, कहने का हमारा यही मतलब है, जो चंबल का क्षेत्र है वो बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ कहने का अर्थ है ऊबड़ खाबड़। अब ऊबड़ खाबड़ में कौन सी फसल होगी मेरे भाई, ऊबड़ खाबड़ में कौन सी फसल होगी, कौन सी फसल होगी भला उसमें, ना धान ना गेहूं ना जायद ककड़ी तरबूज कुछ नहीं। इसलिए क्या हो जाता है, अवनलिका प्रदान। अच्छा, मृदा का जब थोड़ा थोड़ा अपर्दित होता है, जब मृदा, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन। लेकिन जब उस वही सक्रिय रूप से होने लगे, अर्थात सक्रिय रूप से तो हो और भारी संख्या में हो, ज्यादा मात्रा में होने लगे, लगातार इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, उस सक्रिय रूप उसका जारी है। तो जब मृदा अपर्दन का वह रूप जब जो सक्रिय रूप में अपर्दित होता है, परिभाषा देखो और परिभाषा बनाते हैं इसको, मृदा अपर्दन, मृदा का वह रूप जो साधारण मृदा अपर्दन से दूर हटकर सक्रिय रूप में बदल करके, सक्रिय रूप में बदल करके तेजी के साथ अपर्दन होता है, जिससे वहां की जो भूमि होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, अर्थात कहीं ढाल ज्यादा कहीं ढाल कम। तो वो क्या होता है, कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाती, और कृषि योग्य भूमि न रह जाने के कारण और भूमि का उबड़ खाबड़ होने के कारण वह क्षेत्र कैसा क्षेत्र हो जाता है मेरे दोस्त, बीहड़ क्षेत्र हो जाता है। ठीक, तो इसी को आप गली इरोजन, अवनलिका अपर्दन, तो अगर कि ऐसे भी आप लिख सकते हो, बीहड़ क्षेत्र एक अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो, अवनलिका अपर्दन एक अलग लिख सकते हो, लेकिन बीहड़ क्षेत्र होने का कारण है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन का विस्तारित रूप, ऐसा भी आप कह सकते हो। जी हाँ, मृदा अपर्दन का विस्तारित रूप, जब ज्यादा संख्या में मृदा अपर्दन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अवनलिका अपर्दन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये हम क्या पढ़े, पहला नंबर हमारा क्या था। अच्छा, ये हमको जाना ही पड़ेगा, मिटा दिए झूठे ही, बचपन की आदत ना मिटाना वाला। चलो ठीक है, चलो इसी में लिख देते हैं, अवनलिका अपर्दन द्वारा भूमि का बीहड़ क्षेत्र में बदलना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो, हाँ सही है। अगला हम आपको देखते हैं क्या, मृदा की, हाँ मृदा की उर्वरता, मृदा की उर्वरता तथा, मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में कमी या कमी आना, क्योंकि भाई प्रभाव हम लोग पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, प्रभाव। मृदा की उर्वरता और उत्पादकता, उर्वरता को हम क्या बोल सकते हैं, उसका उपजाऊपन, वो बंजर नहीं है, वो ऊसर नहीं है। वॉइस रिपीट हो रहा है मेरे में, किसी और में भी हो रहा है क्या, बताओ भाई इनको, इनको बता दीजिए अगर कोई दिक्कत हो रहा है, और हमको भी बता दीजिए, नहीं तो हमें बड़ा पछतावा होगा। नहीं नहीं नहीं, चलिए अच्छा, मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता में कमी आना, मृदा की उर्वरता, उर्वरता कहने का मतलब है उपजाऊ, उपजाऊ में, उपजाऊ, उपजाऊ में ह्रास, उपजाऊ में ह्रास, सीधा लिखो यार अपने देसी भाषा में, उपजाऊ शक्ति में कमी आना, उपजाऊ शक्ति में कमी आना, किसके, मृदा में, मृदा की उपजाऊ शक्ति में कमी आना। दूसरा क्या था, उत्पादकता। भाई जाहिर सी बात है, सीधा सीधा कहने का अर्थ है हमारा ये खेत है, ये जो मृदा है,
मृदा है, इसकी जब उपजाऊ शक्ति कम होगी, भाई हमने रसायन का प्रयोग करके इसका क्या किया, उपजाऊ शक्ति बढ़ा दिया, लेकिन बहुत समय तक तो नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बस, और क्या 15 साल मान लीजिए, मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ गई। लेकिन लगातार उसके प्रयोग से, लगातार रासायनिक उर्वरक, जैवनाशी रसायन, अन्य विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, जिससे फसल की मात्रा बढ़ती हो, क्वांटिटी बढ़ती हो, उसका हमने लगातार प्रयोग किया। लगातार प्रयोग करने से क्या हो गया, जो मृदा की जो उपजाऊ शक्ति थी, जिस रसायन से, देखिए कहते हैं कि ज्यादा प्यार हानिकारक होता है, कोई भी चीज अति अति नहीं करना चाहिए। पता नहीं है तो क्या संस्कृत में श्लोक है, अति वर्जते, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ भी चीज जब हद से ज्यादा होता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो कुछ भी हो। भोजन आपने ज्यादा किया नुकसान पहुंचाएगा, पानी आपने ज्यादा पी लिया नुकसान पहुंचाएगा, वही चीज इसमें भी है। हमने रसायन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, मृदा क्या हो गई, वही मृदा है, मृदा वही है जो हमें 10 बिस्सा में 25 क्विंटल दे रही थी, पता नहीं देती है नहीं, 10 क्विंटल, 10 बिस्सा मान लीजिए 8 क्विंटल दे रहा है या 10 क्विंटल दे रहा है, वही मृदा अब भी है। लेकिन लगातार प्रयोग होने की वजह से उसकी उपजाऊ शक्ति मेरे दोस्त कम हो गई। अब उपजाऊ शक्ति कम हुई, क्या हो गया, फसल की जो मात्रा जो 10 क्विंटल था वो घट के आ गया 6 क्विंटल, 6 क्विंटल आ गया। उपजाऊ शक्ति क्या हो गई, कम हो गई ना, उपजाऊ शक्ति अधिक थी, तो उत्पादकता, उत्पादकता मतलब जो उत्पाद हो रहा है, जिसकी मात्रा जो बढ़ रही है वो अधिक थी। साधारण सी बात है, उपजाऊ शक्ति अधिक थी तो उत्पादकता हमारा क्या था, अधिक था। उपजाऊ शक्ति हमारी कम हो गई, उत्पादकता भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ये क्यों हो गया, मृदा के प्रदूषण होने से। मृदा प्रदूषण कैसे हो गया, लगातार रसायन के उपयोग से, लगातार रसायन के उपयोग से मृदा प्रदूषित हो गई। तो क्या है दूसरा हमारा, मृदा के उपजाऊ, यही तो बताया मेरे दोस्त, मृदा की उर्वरता अर्थात उपजाऊ, उपजाऊपन, कुछ भी आप लिखिए, मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता में कमी आना। उर्वरता में कमी आई, उत्पादकता भी घट गई, उत्पादकता में कमी आई, उत्पादकता घट गई। मृदा वही है, मृदा वही है, मृदा में कोई दिक्कत नहीं है, मृदा तो हमारा वही है ना, पानी वही है, भोजन वही है, थोड़े मात्रा में लिया मस्त है, ज्यादा लिया त्रस्त है, ऐसा कहो, ठीक, वही हाल इसका है। क्या हुआ, नो नो, अच्छा पुराना चीज है, ठीक। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया ना, हम पढ़ रहे हैं इसका क्या दुष्प्रभाव। हाँ हाँ समझ गए भाई, गौतम कुमार जी समझ गए। फिलहाल आपने कष्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। अब देखो तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, देखो तीसरा हमारा जो है ना, तीसरा हमारा जो है, इसको हमने एकदम अपने भाषा में लिखा है, एकदम, रेंगती मृत्यु। क्या, रेंगती मृत्यु, हाँ सही है, रेंगती मृत्यु। क्या हुआ, रेंगती मृत्यु, ठीक भैया, रेंगती मृत्यु। अंग्रेजी इसका लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग भी भड़क जाएंगे कि ये क्या आ गया, क्रीपिंग डेथ, क्रीपिंग डेथ, रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु कहने का यही अर्थ है, जो रेंग रेंग कर मर जाए, जो रेंग रेंग कर क्या हो, मर जाए, यही तो हुआ, रेंग रेंग कर मर जाए, क्रीपिंग डेथ इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, जो हमारा मृदा होता है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं हमारे किसमें, मृदा में। लेकिन हम क्या करते हैं, रसायन का प्रयोग करते हैं उनको मारने के लिए। भाई गेहूं के खेत में कोई रोग हो गया तो हम क्या करेंगे, लाओ रसायन मारो उसको, गेहूं हमारा खराब हो रहा है। वो अलग बात है कि वही गेहूं खा करके आप खराब हो जाओ, हो ही रहे हैं, ठीक।
कहने का अर्थ है विभिन्न प्रकार का हमने क्या लाया, रसायन लाया। और ये कौन सा रसायन था जो हम लाते हैं मारने के लिए? ये वाला रसायन है, जैवनाशी रसायन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोगनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी। ठीक, ये वाला रसायन, वृद्धि वाला नहीं। देखिए, फसल के वृद्धि वाला नहीं, फसल में वृद्धि करने वाला नहीं, वो रसायन की बात नहीं हो रही। इस रसायन की बात हो रही है जो रोगों को मारता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो उसको मारता हो, जो घास को खत्म करे, जो उसके रोग को खत्म करे, जो उसमें लगे काई को खत्म कर दे। ठीक, अवरोध जो उत्पन्न करना है उसको मारे, उसको क्या बोलते हैं, जैवनाशी रसायन। हमारा कहने की ये अर्थ है, जैवनाशी रसायन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो जैवनाशी रसायन है, सर आ गए हैं आपके। सर आ गए हैं, एक सेकंड। हाँ, आइए एक बार भाई, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, एक बार आप लोग आइए, आ जाइए। लाइव है, देखिए। अरे यार, ये चीज का सत्यम शिवम बोलिए। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम बोलिए। दीपेश, आ गई यार। कैसा लग रहा है ईएस की क्लास? ईएस की क्लास ठीक ठाक है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सुबह आप लोग की क्लास चलेगी, ठीक है, 8 बजे। कौन? हाँ, फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर की क्लास को 8 बजे क्या टाइम टेबल में जो होगा टाइम टेबल के अनुसार चलेगा। ठीक, अभी भी जस्ट हमें आ ही रहा है। कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। नहीं, लाइव के लिए तो देखेंगे, अरेंजमेंट करवाएंगे, बट वीडियो भी मिलेगा। कल से क्लास प्रॉपर वे में चलेगा, ठीक है। जो टाइम टेबल होम स्क्रीन पर उसी के अनुसार। अच्छा, सही तो है। कैसा चलने लगा? अच्छा, आपने वहां से किया ना स्पीकर वाला? विकास बताओ क्या? विकास मौर्य बोलो। चलिए, कम्युनिकेशन स्किल चलेगा, पर सामोदी हम सब की क्लास व्यवस्था करेंगे आप लोग, जैसे ये चलवा रहे हैं इसी तरह से। अभी थोड़ा मेरा गले में भी प्रॉब्लम है, आवाज साफ नहीं जा रही होगी, ठीक है, तो वही देखते हैं। चलो ठीक है, क्लास। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक, ओके, क्लास कर लीजिए आप लोग। ये कौन बोला है? चलो, अब सही हो गया, जिसका ये मतलब नहीं कि टुनटुनाते रहोगे। क्या बता रहे थे हम? अच्छा, रेंगती मृत्यु। देखो, हमारे कहने की ये मतलब था, हम लोग यही बात करते हैं, मृदा में जो रसायन का उपयोग होता है, जैवनाशी रसायन, कवकनाशी रसायन, शाकनाशी रसायन, उनके प्रयोग से क्या होता है, हमारे सारे रोग वगैरह क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे, जैसे क्या होता है, जैसे
अगर सही ढंग से किसी फसल का भंडारण ना किया जाए, किसी सही ढंग से अगर फसल का भंडारण ना किया जाए तो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, ठीक है, सही रूप से भंडारण ना होने की वजह से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक होता है खाद्य श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फूड चैन, फूड चैन बोलते हैं। लगातार जैवनाशी रसायन के प्रयोग से ये प्रभावित हो जाता है फूड चैन। फूड चैन क्या है, जंतु कुछ खाया, जंतु को किसी और ने खाया, उसको हमने खा गया, फूड चेन यही है। अगर आप में आगे होगा तो हम इस पे बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं बात करेंगे। ये उत्पादक 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 उपभोक्ता अपघटक, वही थोड़ा थोड़ा समझो वही चीज है। वहां पे हमने इस चीज को बताया नहीं था क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इससे क्या होता है, लगातार फूड चैन प्रभावित होता है। इससे हमारे बहुत सारे से बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे क्या हैं, कवक होते हैं, मतलब फंगी वगैरह होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं, केचुआ वगैरह हो गया, सूक्ष्मजीव की श्रेणी में आता है। ये क्या होता है, मर जाते हैं। और सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। भाई क्या था, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। अपघटक जो है वो उत्पादक उपभोक्ता अपघटक में, अपघटक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिकम्पोजर, क्योंकि वो मृत चीजों को पुनः उसी अवस्था में ला देता है जहां से उसको मृदा या वायु में पुनः पहुंचा दिया जाता है। उसको कौन लाता है, सूक्ष्मजीव लाते हैं, जो अपघटक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमारा फूड चैन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। इसी के प्रभाव की वजह से, इसी के प्रभाव की वजह से जो हमारा जैवनाशी रसायन है, इसी के प्रभाव की वजह से जो हमारा जैवनाशी रसायन है, इसी को हम कहते हैं क्या, रेंगती मृत्यु। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु। इसीलिए कहते हैं रेंगती मृत्यु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। क्रीपिंग डेथ, हालांकि ये थोड़ा सा कंपटीशन की चीज थी कि भाई क्रीपिंग डेथ क्या है, किसकी वजह से होता है। मैंने अगर क्वेश्चन पेपर देखा था, जैसे उसमें मैंने आपको बताया ध्वनि प्रदूषण में आपका था डेसिबल और बेल, वहां से मैंने देखा था एक क्वेश्चन वहां पे आपका पूछा था, ठीक है। इतना ही पूछा था, डेसिबल और बेल, ठीक, 1 डेसिबल बराबर 1.10 बेल। हमारा कहने की यही मतलब है, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया। क्रीपिंग डेथ आ सकता है। क्रीपिंग डेथ क्या है, किस कारण होता है, तो भैया जैवनाशी रसायन कारण होता है। मृदा में अत्यधिक मात्रा में जैवनाशी रसायन का उपयोग करने के कारण, जैवनाशी रसायन को हम क्या बोल देते हैं, कवकनाशी, शाकनाशी, रोगनाशी, इनका अत्यधिक प्रयोग करने के कारण मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव, कवक, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, जिससे क्या होता है, फूड चैन प्रभावित होता है। फूड चैन क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो अब सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो अपघटक के हिस्सा होते हैं, और अपघटक जो है वो तीनों श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक। हमारे कहने का यही मतलब था। क्या है, कौन है, दीपेश कुमार, चलो शुरू हो जाओ, बोलो। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी साहब। चलिए देखिए भाई, अच्छा कि आपने बता दिया, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी सॉरी। हालांकि इतना तेज तो नहीं बोल दिया ना, ये तो समझ में आ गया ना। हमारे कहने का यही मतलब है कि अत्यधिक जैवनाशी रसायन, चलो अभी नियंत्रण में पड़ना फिलहाल। जैवनाशी रसायन के कारण जो इसमें सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं या विनष्ट हो जाते हैं। विनष्ट शुद्ध भाषा में होता है क्या, विनष्ट या विनिष्ट। विनिष्ट, विनिष्ट का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, फूड चैन प्रभावित होता है। फूड चैन क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक के हिस्सा होते हैं। अपघटक क्या होता है, तीनों श्रेणियों में, फूड चैन के तीनों श्रेणियों में, अर्थात उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह जो होते हैं वो मृदा के माध्यम से या वायु के माध्यम से पुनः मृदा तक पहुंचा दिए जाते हैं, पुनः पौधे तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो फूड चैन प्रभावित होता है। इसीलिए जैवनाशी रसायन को क्या बोल देते हैं, रेंगती मृत्यु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग डेथ, ठीक। ये प्रभाव था, ये तीन काफी है, ये तीन काफी है, ये तीन क्या है हमारे, काफी है, पर्याप्त है, ठीक है भैया। ये तीन हमारे क्या है, पर्याप्त है, ये तीन हमारे क्या है, पर्याप्त है। कुल मिलाकर के मनुष्य ही अत्यधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि मनुष्य हमारे क्या है, सर्वाहारी। मृदा प्रदूषण हुआ, पौधे प्रदूषित, पौधे जो हैं वो
उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिला, पौधे प्रभावित हुए, पौधे के प्रभावित होने से जीव प्रभावित हुआ, और जीव के प्रभावित होने से मनुष्य प्रभावित हो गया। जीव मतलब जीव जंतु, क्योंकि पौधे को भी मनुष्य खाता है और जीव को भी मनुष्य खाता है। मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होता है। ठीक है, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे किसकी, इसके नियंत्रण की, इसके नियंत्रण की, जो इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण की। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही तेज बोल रहा था, सॉरी। नियंत्रण की, अब देखो नियंत्रण को क्या कर सकते हैं, हम कहानी में भी लिख सकते हैं, एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर हम क्या कोशिश करेंगे, पॉइंटों में इसको क्या ऐसे पॉइंटों में लिख लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि आप हर चीज हेडिंग डालकर ही लिखो, हालांकि हम बताएंगे इस तरीके से आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा अंतिम चरण है, 1 घंटे 6 मिनट क्लास हो चुकी है। चलो 1 घंटे 6 मिनट हो गया, कुछ ही देर और चलेगा बस। देखो पहले तो ये जान लो, क्योंकि ये नियंत्रण है, कंट्रोल कहने का अर्थ है। हाँ, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम वगैरह बना था, वैसे ये एक हमारा क्या बना है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। ठीक है, ये बहुत पहले बन गया था, जिसकी स्थापना हमारा कब हुआ दोस्त, 1953 में। ये 5 है, ये 5 है, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय अर्थात राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। ठीक, ये अलग अलग राज्य स्तर पे भी हैं, इसके कुछ अलग अलग कार्य हैं। कार्य कहने के जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, मृदा को संरक्षित करना। मृदा को संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, वही चीज है, अपरदन वगैरह को रोकना, वनोन्मूलन को रोकना, वृक्षों का वृक्षारोपण करना, यही ठीक है। ठीक है, यही सब हमारा चीज है। तो 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना होती है। ये आपका नियंत्रण में ही आएगा। सर्वप्रथम केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना होती है 1953 में, जिसमें मृदा के संरक्षित करने का पूरे तरीके से योजना बनाया जाता है। मृदा संरक्षण अर्थात मृदा अपरदन को रोकना, वनों उन्मूलन को रोकना, वृक्षारोपण की संख्या को बढ़ा देना। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट भी आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट वही चलिए हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, ह्यूमस। ह्यूमस की मात्रा, देखो ह्यूमस क्या होता है, इसको आप हिंदी हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ह्यूमस ऐसे लिखा जाएगा, सीधा सिंपल है ह्यूमस। ह्यूमस कहने का अर्थ होता है, सीधा सीधा समझिए, मृदा में उपस्थित, मृदा में उपस्थित कार्बन की मात्रा ह्यूमस कहलाती है। मृदा में उपस्थित कार्बन की मात्रा ह्यूमस कहलाती है। और ये मात्रा होनी कितनी चाहिए, तो भैया 5 से 10%, 5 से 10%, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इससे ज्यादा हुआ तो प्रदूषण की श्रेणी में आएगा, मृदा को प्रभावित करेगा। तो मृदा में कितने प्रतिशत ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए, 5 से 10%। मृदा में ह्यूमस की कौन है, अच्छा 1 मिनट, बोलो भाई बोलो। किसमें, मृदा संगठन में ह्यूमस की मात्रा बताया 5 से 10%। अरे वही चीज तो यार बता रहा, ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, मृदा में उपस्थित कार्बन की मात्रा ही को ह्यूमस कहते हैं। चलो ठीक है, ठीक है भैया। देखो मृदा में उपस्थित जो हमारा ह्यूमस की मात्रा होती है, इसी को क्या, सॉरी, मृदा में उपस्थित जो कार्बन की मात्रा होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और मृदा संगठन में ह्यूमस का कितना मात्रा होना चाहिए, तो 5 से 10% होना चाहिए। ठीक है,
अभी तो ये थे जैसे हाँ, जो आप पूछ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मृदा में कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए जो मानक तय किया गया है, मानक तय किया गया है दोस्त, उसमें मिट्टी में कार्बन, मिट्टी में जो कार्बन होगा वो 0.8% होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में 0.3% ही है। वर्तमान में क्या है, 0.3% ही है। ये बताने का हम बताना नहीं चाहते थे ये, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक। उतना ही समझिए जितना आपके थ्योरी में काम कर जाए, ज़्यादा जान के क्या मतलब, ठीक। कंपटीशन का एग्जाम अभी देना नहीं है, ठीक। हालांकि अच्छा कि आपने, कोई दिक्कत नहीं है मैं, ठीक है। देखो ये क्या है, पहला तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना हो गई, ह्यूमस की मात्रा हो गई। तीसरा ध्यान देना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैविक खेती। नाम आप लोगों ने सुना होगा क्या, जैविक खेती। जैविक खेती, जैविक खेती, जैविक खेती कहने का अर्थ है, जैविक खेती का अर्थ होता है जीव। जैविक मतलब जीव, कई बार चर्चा हुई है, जीव, जीव से संबंधित। इसी इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैविक खेती के करने का अर्थ है जो हमारा खाद का उपयोग, हम रसायन का उपयोग करते हैं, वो रसायन का उपयोग ना करके हम खाद, हरी खाद का उपयोग करें। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, हरी खाद। क्या आ जाएगा भैया, हरी खाद। हरी, आपने देखा होगा बहुत सारे क्या तो उसको बोलते हैं, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, खेत में एक फसल को लगाते हैं, वो फसल, फसल को कुछ तो बोलते हैं, गांव में लगाते हैं उसको यार, ढैंचा, चलो, ढैंचा। ढैंचा एक फसल होता है जो हरी खाद की श्रेणी में। आप ये क्या करते हैं, जिनके फसल, जिनके खेत में मृदा की जो, मृदा का जो उपजाऊ शक्ति है उसका कम हो जाता है ना, उसमें क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए ढैंचा बो देते हैं, ठीक। ढैंचा बोते हैं, थोड़ा थोड़ा जब वो बढ़ता है उसको उसी में छोड़ दे, उसी को उसी में सड़ा देते हैं, गला देते हैं, ठीक। फिर क्या करवा देते हैं, उसकी जुताई। जब उसकी फिर जुताई होती है तो वो क्या होता है, मृदा में मिल करके वो एकदम हरी खाद तैयार करता है और मृदा को उपजाऊ बना देता है, रसायन का बिना प्रयोग किए हुए। ये है। इसमें और भी बहुत सारी चीज आते हैं, कुछ आते हैं जैसे राइबोजियम हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, बहुत सारी चीज इसमें है, ठीक। लेकिन गांव में जो होता है ढैंचा मेन इंपॉर्टेंट जो है, ठीक। हरी खाद का उपयोग करते हैं। अब देखो दूसरा, इसी के अंतर्गत दूसरा हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंपोस्ट। कंपोस्ट, कंपोस्ट ये ज्यादातर नगरों में होता है, शहर में भी होता है। इसी को हम बोलते हैं कचरा, कहने का अर्थ यही है, कचरा। इसमें क्या करते हैं, देखिए कंपोस्ट या कचरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो घरेलू उपचार जैसे छिलका वगैरह हो गया, भाई सब्जी काटते हैं उसका छिलका हो गया, फल फ्रूट लाते हैं उसका छिलका हो गया, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हम ऐसे सड़क पे फेंक देते हैं, पॉलिथीन में गट्ठी मार के फेंक देते हैं। हमारा कहने का मतलब होता है, ये आप जाइए गाँव में, बहुत लोग इसको बनाते हैं। नॉर्मल गाँव में क्या करेंगे, एक गड्ढा को खोदेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें क्या करेंगे, इसको डालते जाएंगे, इसको डालते जाएंगे, ठीक। ये क्या होगा, थोड़े दिन बाद इकट्ठा हो जाए, भर जाएगा, इसको दाब देंगे, मिट्टी रख देंगे। कुछ दिन बाद इसके ये सड़ गल के क्या हो जाएगा, इससे तैयार हो जाता है क्या, कंपोस्ट, एक प्रकार का खाद। इसी को बोलते हैं जैविक खाद। और जैविक खाद से किया गया खेती, जैविक खेती, भाई इसी को क्या बोलते हैं, यही तैयार होता है क्या, हमारा कंपोस्ट, यही हमारा है कंपोस्ट, ठीक। कचरे को या घरेलू कचरे को सड़ा गला करके, जमीन गड्ढा खोद करके उसमें डाल करके, सड़ा गला करके जो खाद तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपोस्ट बोल देते हैं। इसमें आपका वही राइजोबियम हो गया, एक होता है नील हरित शैवाल होता है, ठीक। नील हरित शैवाल होता है, इस वही चीज है हमने आपको बताया, इसी के अंदर आ जाता है। एक होता है देसी खाद, ये देखो अपने गांव का चीज आ गया, देसी खाद। सब लोग जानते होंगे देसी खाद क्या है, देसी खाद क्या है, गोबर, गोबर, जो आजकल बड़े मात्रा में बिक रहा है। गांव वाले इसकी कीमत अभी नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि आप तो समझने लगे हैं। गोबर क्या है, इसकी कीमत बढ़ रही है क्योंकि इससे बनता है देसी खाद। आप देखे होंगे गांव में क्या होता है, गोबर को ले जाते हैं खेत में डाल देते हैं, डेली डेली डाल देते हैं डेली, क्योंकि अब तो गैस यूज होने लगा है खाना के रूप में, भोजन अब बन रहा है किस पे, गैस पे।
तो इसकी कोई आवश्यकता रही नहीं। पहले उपल वगैरह बनता था, चूल्हे पे जब भोजन बनता था, अब चूल्हे पे भोजन बन नहीं रहा है। ठीक, हालांकि बहुत जगह बन भी रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, गोबर का यूज क्या होता है, देसी खाद के रूप में करते हैं। और देसी खाद से की गई खेती जैविक खेती, इतना ही समझो। देसी खाद से की गई खेती जैविक खेती, जैविक खेती है। ठीक, हालांकि अभी हो नहीं रहा है कहीं भारत में, लेकिन हाँ, भारत में देखो भाई, भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि ज्यादातर यही जैविक खेती किया जाए, रसायन का कम से कम उपयोग किया जाए, रसायन का कम से कम उपयोग किया जाए। नियंत्रण में ये भी आएगा, रसायन का कम से कम उपयोग करना, रसायन का कम से कम उपयोग करना, डीडीटी वगैरह का कम से कम उपयोग करना, अन्य हानिकारक रसायनों का कम से कम उपयोग करना, उसका एक मानक होना चाहिए, तमाम प्रकार की चीजें, वही है कम। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, अर्थात पूर्ण राज्य, जैविक खेती पूरे राज्य में की जाती है, सिक्किम में। सिक्किम एक भारत का पहला राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती राज्य है, इसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैविक खेती में एक चीज यही ये भी आता है, इसके परिभाषा जब आप लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे कि रसायनों का प्रयोग ना होना या कम होना या ना के बराबर होना, एकदम से उसको निगलेक्ट नहीं करना है परिभाषा में। भाई रसायनों का उपयोग कम से कम होना या बहुत कम होना या ना होना। ठीक, इस प्रकार से ऐसे लिखिए, इस प्रकार से नहीं कि ऐसी जैविक खेती जिसमें रसायनों का उपयोग ना होता हो, परिभाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कि भाई रसायन का उपयोग ना होना या कम से कम होना। ठीक, इस प्रकार से तो हमारा क्या है, जैविक खेती है। ठीक है भैया, ठीक है। देखिए जैविक खेती को जो लाए थे, जैविक खेती को जो लाए थे, इनका नाम था अल्बर्ट हुआर्ड। चलो यहीं पे लिख लो, जैविक खेती के जनक कहे जाते हैं, जैविक खेती के जनक अल्बर्ट, हालांकि ये कोई फिलहाल लिख लो अल्बर्ट हुआर्ड। अल्बर्ट हुआर्ड जो है वो क्या है, जैविक खेती के जनक है, जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हुआर्ड को माना जाता है, यही है। ठीक है भैया, और जैविक खेती से भारत, जैविक खेती के द्वारा भारत में कृषि करने वाला पहला राज्य सिक्किम। ठीक, जैविक खेती क्या है, यही सब है, हरी खाद के माध्यम से किया जाए, कंपोस्ट के माध्यम से किया जाए, देसी खाद वगैरह के माध्यम से किया जाए, यही सब हमारा क्या हो जाएगा, जैविक खेती। ठीक, हम इसमें क्या, नियंत्रण, नियंत्रण में। ठीक है भैया, जैविक खेती पढ़ लीजिए आप। ठीक, हाँ वही चीज हमने अभी बताया आपको, जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, जो डीडीटी व अन्य हानिकारक रसायनों का कम होना। भाई डीडीटी, डीडीटी व अन्य रसायनों का उपयोग कम होना या बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, बिल्कुल, क्यों नहीं बंद किया जा सकता। ठीक है, डीडीटी क्या है, देखो डीडीटी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिक में आता है। डाइक्लोरो, ये देखो डी से डाइक्लोरो, इस डी से डाइफेनाइल, और इस टी से क्या हो जाएगा आपका, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक भैया, तो डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, इसी को शॉर्ट में क्या होता है, डीडीटी। ये भी एक प्रकार का अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायनों का एक यौगिक है। ठीक, इसका उपयोग कम से कम किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक और होता है, जैसे मान लीजिए अपशिष्ट जल होते हैं, अपशिष्ट जल होते हैं, उद्योग होते हैं, मोटर वाहन होते हैं, या तमाम प्रकार के बहुत सारे चीज हैं, तमाम प्रकार के बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, जिनसे क्या होता है हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इसमें आप लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अंतिम लाइन होनी चाहिए ब्लैक पेन से, ये आपकी मेरे दोस्त अंतिम लाइन होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन आता है, और ब्लैक पेन से होना चाहिए, नोट नोट करके इसको लिखो। चलो इसको आप नोट करके लिखना, ये अंतिम लाइन होगा हमारा, नोट करके आप जब लिखेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है, NH4NO3। ठीक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। आपको पता है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ठीक है,
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखो ये इसलिए लिख रहे हैं, इस जो ये है, ये आपका क्या अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन का एक यौगिक है NH4NO3। हालांकि कोई मतलब नहीं है इसका लिखने का, NH4NO3, ठीक। अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, इसलिए लिखवा रहे हैं अंतिम में, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग लिखना तो नोट डाल के लिखना, नोट एग्जाम में नोट डाल के लिखना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, ठीक भैया। देखो हम क्लास आपका यहाँ पे समाप्त होता है। हम देखो जो हम आपको शुरू में ही बताए थे, जो हमारा पोल्यूशन है ये हम सिर्फ आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं। जैसे ये तो आपका सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, शायद इसके बाद एयर पोल्यूशन ही होगा, ठीक है, ये पोल्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन आए थे, आए हैं और आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक। हाँ इसका रूप अलग हो सकता है, जैसे मान लीजिए हो गया भाई ये मृदा प्रदूषण को नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, सिर्फ इतना ही पूछ सकता है। उसके स्रोत क्या है, एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, उसके अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देखेंगे जब हम पढ़ाएं जो इस चीज को, ठीक है। तो हमारे कहने की ये मतलब पोल्यूशन सिर्फ यही 4 नहीं है, पोल्यूशन बहुत सारे हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन आपका हो गया, बायो पोल्यूशन आपका हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन आपका हो गया, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन आपका हो गया, ई वेस्ट पोल्यूशन आपका हो गया। तो पोल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन हमको पढ़ने बहुत सारे नहीं है। क्या मतलब है पूरा पढ़ने का, ठीक, कोई मतलब नहीं है। पढ़ना सिर्फ उतना है कि भैया हमारे थियरी में काम आ जाए और क्वेश्चन हमारा आ जाए। तो अगर वहां से हमको एकाक भी लगेगा कि हाँ यहाँ से आ सकता है, तो हम एक दिन उसको ले लेंगे, ठीक है। और याद ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में बताया, जिस दिन हमारी समझाने का काम खत्म, जिस दिन आपके जो सिलेबस में जो समझाने की चीजें हैं, जिस दिन वो चीज समाप्त हो जाएगी उसी दिन क्लास एंड हो जाएगा। जहां पे रटने वाली चीज आ जाएगी आप अपने मन से उसको याद करिएगा। रटने की चीज क्या है, समझने की चीज सारी चीजें हैं, कुछ चीज रटने का है वो आप लोग देख लीजिएगा। जहां जिस दिन ऐसा लगेगा हम बता देंगे अब इसमें आपका कुछ नहीं है, अब आपका क्या है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। जैसे क्या भाई, कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसका कार्य, अब कार्य बस हम आपको एक बार भाई बता देंगे। अब चलिए नोट्स खोल दिए, वही हम देख के इसके ये कार्य है, ये कार्य है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्या है, मृदा प्रदूषण समाप्त होता है। इसमें हमने आपका 3 चीज पढ़ा। पहले का प्रदूषण होता क्या है उसका, फिर हमने पढ़ा क्या, स्रोत पढ़ा। स्रोत पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, उसका प्रभाव पढ़ा, प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव लिखिएगा आप, बैड इंपैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, उसका फिर नियंत्रण, ठीक। ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें आपका जो जैविक खेती वाली थी, जैविक खेती किसको बोलते हैं वो जरूर लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा, जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हुआर्ट, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, फिर मिलते हैं आपको उससे कल, ठीक। हम्म, बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। बीओडी सीओडी के बारे में जब आपको सर ने बताया था सीवेज के बारे में, तो उसमें उन्होंने बताया था टेक्निकल में, अच्छे तरीके से टेक्निकल में है। हाँ वो तो भाई मैंने देखो मैं उसको ये मानता हूँ, अभी देखो जैसे ही सर आए हम तुरंत उनको कपड़े भी नहीं चेंज करने दिए, हम कहे पहले आप ये सही करिए, ठीक। तो बीओडी डीओडी आप उसमें था, उसमें आपका था ये चीज। तो फुल फॉर्म मैंने बताया था मेरे दोस्त, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग। अच्छा चलो ठीक है, इसको एक आध दिन बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात है यार। ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो समान ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों व उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है।
परीक्षण के लिए उपयोग होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है, बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। किताबी परिभाषा के रूप में हम किसी भी रूप में आपको बता सकते हैं। ठीक, चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक।